हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार और आज हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स का जो हमारा लेसन है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजीन प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हाइजीन प्रिंसिपल। वेव, जैसे कि हमें पता है हमारी जो लाइट है वो पार्टिकल के रूप में भी बिहेव करती है और वेव के रूप में भी बिहेव करती है। According to wave theory of light, a source of light send out disturbance in all direction। पूरी की पूरी डायरेक्शन में वो जो है डिस्टर्बेंस सेंड करती है। हमने इसके बारे में पढ़ा है। मतलब जैसे कि पानी में मान लो पत्थर मारते हैं हम, तो पूरी की पूरी यानी कि चारों जो डायरेक्शन होती हैं उसमें वो अपनी डिस्टर्बेंस को सेंड करती है। सेम थ्योरी जो है हमारी लागू होती है लाइट पर भी। लाइट भी वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और सभी दिशाओं में वो अपना प्रभाव फैलाती है। अगर हम होमोजीनियस मीडियम की बात करें, डिस्टर्बेंस रीचेज ऑल दोज पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन फेस which are located at the same distance from the source of light. Hence, at an instant, all such particles must be vibrating in phase with each other. और हमने देखिए जो वेव फ्रंट की बात की थी, वेव फ्रंट होता क्या है, लोक्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जितने भी हमारे लोक्स होंगे जितने भी मीडियम में, which at any instant are vibrating in the same phase is called the wave front। तो जैसे ये एक तरह से वेव फ्रंट बना हुआ हमारे पास, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है और वेव फ्रंट स्पेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर कर चलते हैं। दूसरा आप मेन पॉइंट क्या याद रखेंगे, जो वेव फ्रंट हमारे पास पैरेलल बीम होगा तो कन्वर्जिंग बीम होगा या डाइवर्जिंग बीम भी हो सकता है। वेव फ्रंट रिप्रेजेंट ए पैरेलल बीम इज ए प्लेन वेव फ्रंट, वाइल वेव फ्रंट रिप्रेजेंटिंग ए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट इज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये बात जो आप नोट कर लीजिए, जो आपके वीडियो में काम आने वाली है। दूसरा देखिए, जो मेन पॉइंट है हमारे पास सोर्स है, जो आज का टॉपिक रहेगा, हाइजीन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, each point on the given primary wavefront act as a source of secondary wavelet sending out disturbance in all direction in a similar manner as the original source of light does। ये हाइजीन प्रिंसिपल कहता है। तो अब शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजीन प्रिंसिपल। तो पहले हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा हुआ है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि I इज इक्वल टू R होता है हमारे पास। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास ये होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई इंटरफेरेंस एक्स वाई, ये लाइट यहाँ से जाती है, टकराती है और वापस उसी मीडियम में चलेगी, तो ये जो एंगल है हमारे पास I और ये जो एंगल है R, वो दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर है पॉइंट। इंसिडेंट रेज यानी कि जो ये रे आती है हमारे पास, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज जो ये गई है, लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो आप जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट लाइज इन द सेम प्लेस। ये तीन लॉ हैं हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, जब हम टॉपिक कवर करते हैं। अब हम प्रूव करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन वेव थ्योरी, किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। आप फिगर देख लीजिए ध्यान से एक बार, फिगर में क्या क्या दिया गया है नोट कर लीजिए। इसमें फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अगर आपको एक फिगर समझ आएगा तो सारे का सारा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें एक बार देख लीजिए, जो एक्स वाई है हमारा, ये आप देख रहे हैं एक्स वाई, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे पास। एक्स वाई क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये सारे का सारा। और जो हमारे पास ए बी है, ठीक है ना, ये ए बी, ये देखिए एक वेव फ्रंट का काम करेगा। देखिए हमारे जो वेव फ्रंट होती हैं, जैसे इस तरह से गुलाई में यदि हम जाते जाएँ तो वेव फ्रंट बनते हैं हमारे पास। ये सारे एक ही फेस में रहेंगे और सारे के सारे क्या बनेंगे, वेव फ्रंट बनेंगे। तो यहाँ पे फिर ए बी क्या आ गया हमारे पास, वेव फ्रंट है हमारे पास। एक ए बी क्या है, वेव फ्रंट है। और ये जो हमारे रेज हैं पी ए, ये इंसिडेंट रेज होगी दूसरी,
और इसी के पैरेलल, जिसको हम क्यू भी कह सकते हैं या क्यू सी कह सकते हैं, ये दूसरी इंसिडेंट रेज होगी पैरेलल किसके, हमारे पास ए पी के पैरेलल में हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आप कंसीडर करेंगे हम यहाँ पर, डीसी जो हमारी होगी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। ये देखिए डीसी जो बनता है हमारे पास, ये रिफ्लेक्ट, देखिए ये लाइट यहाँ से आती है, रिफ्लेक्ट होकर ये चलेगी इधर से, ये लाइट यहाँ से आती है और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से चलेगी। तो इसका वेव फ्रंट ए बी हो गया और इसी का वेव फ्रंट कौन सा बनेगा, फिर हमारे पास सी डी बनता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए ना। इसके बाद देखिए जो रे पी ए है और रे क्यू बी है, रे पी ए यानी कि ये वाली रे है जो, ठीक है, और ये वाली रे इसकी बात कर रहा है ये, रे पी ए एंड रे क्यू बी इंसिडेंट रेज ए डैश डी। इंसिडेंट रेज कौन सी बनेगी हमारे पास, ये देखिए ए डैश डी, ये इंसिडेंट रेज बनेगी, यानी कि ये पी ए की इंसिडेंट रेज क्यू ए डी। ठीक है ना, और रे सी आर है जो हमारे पास, जो रे सी आर, देखिए ये वाली जो, देखिए यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी ना, तो ये रे सी आर होगी हमारे पास। रे सी आर रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएंगी, और जो एंगल आई है वो हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो ये रहे, ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल किसके, इसके और इसके बीच में। और दूसरा नॉर्मल जब हम एन डैश ले रहे हैं, ये जो हमारी पैरेलल रेज गई है इसके और इसके बीच में हो जाएगा, ये दूसरा नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो जो हमारा एन और पी रेज है, यानी कि ये रे और ये रे है, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है, और इसी के उसके में बनेगा फिर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, आर लिख रहा है। ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ए डैश एन, यानी कि जो ये है हमारे पास ए डैश एन और एन डैश सी, ये क्या है हमारे पास, दोनों ही नॉर्मल है। तो फिगर एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिगर समझ आएगा तो आपका सवाल खत्म लगभग। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट बाउंडेड बाई ए पैरेलल रे पी ए एंड क्यू बी। मान लो हमारे पास कोई वेव फ्रंट है, ये प्लेन है एक्स वाई, और इस पर पैरेलल रेज एक तो पी ए है हमारे पास, ये गई है, और एक क्यू बी है। ठीक है ना, दोनों ये जा रही हैं पैरेलल पी ए एंड क्यू, ट्रैवलिंग थ्रू एयर बी ऑब्लिक्वली इंसिडेंट ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई पर ये रिफ्लेक्ट होती हैं या इंसिडेंट होती हैं। ठीक है, और एट एन इंस्टेंट व्हेन द प्लेन वेव फ्रंट ए बी जस्ट टचेज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्स वाई, इसको वो जैसे ही टच करती है तो क्या होगा, पॉइंट ए डैश बिकम द सेकेंडरी सोर्स टू सेंड आउट द बैकवर्ड सेकेंडरी डायरेक्शन। तो जो हमारा पॉइंट ए डैश है, ये जो ए डैश दिखाया गया ये पॉइंट, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए डैश, देखिए आप ये देख रहे हैं, ए डैश क्या बन जाएगा, ए डैश बिकम्स ए सेकेंडरी सोर्स टू सेंड आउट बैकवर्ड सेकेंडरी वेवलेट एट द इंस्टेंट, जो हमारी एज द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट प्रोसीड फर्दर, लेट टी बी द टाइम रिक्वायर्ड बाई एंड बी ऑफ दिस वेव फ्रंट। मान लो ये टी टाइम के बाद मान लो बी डैश पर ये पहुंच जाती है, जो भी हमारे पास, ठीक है ना, ये बी डैश हो जाएगा और उधर से हमारे पास ये बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ की वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है ना, टू रीच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट सी। ठीक है, यहाँ पर सी तक पहुँचनी। इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर, यदि हम सी क्या मान लें, वेलोसिटी स्मॉल सी ले लेते हैं, यदि सी जो स्मॉल सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर, देन बी सी किसके बराबर होगा, देखिए ध्यान से, जो हमारे पास बी सी है, बी ये हमारे पास और सी ये है, यहाँ से यहाँ तक टाइम डिस्टेंस हमारे पास ये बी सी डिस्टेंस होगी ना, तो बी सी क्या होता है, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या कैसे निकालेंगे हम, यानी कि जो बी सी होगा, बी सी यानी कि डी डिस्टेंस, सॉरी तो हम यहाँ पे बी सी ही लिख देते हैं, तो जो ये बी सी होगा हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, सी इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है ना, तो ये बन गया हमारे पास बी सी। ड्यूरिंग दिस टाइम सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेट फ्रॉम ए spread over a hemisphere in the time the radius of spherical wavelet। तो इसके बाद हम रेडियस निकालेंगे जो हमारा ए डी बनेगा। ठीक है ना, जो हमारा रेडियस है, सॉरी ये जो रेडियस बनता है, कहने का मतलब क्या है, ए डी क्या आ जाएगा हमारे पास, सी टी बन जाएगा। फिर ए डी क्या बनेगा, सी टी, क्योंकि रेडियस की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ से जो रेडियस बन जाएगा इसका, क्योंकि देखिए सारे का सारा
इस तरह से ओरिजिनेट होता है, तो हम यहाँ पे रेडियस मानते हैं एडी को। तो ये कितने किसके बराबर होगा, वही हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी हमारी स्पीड ऑफ लाइट सी और वो क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। ड्राई टेंजेंट फ्रॉम सी, अब हम क्या करते हैं, सी से एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। सी कहाँ पे आप देखें, ये सी है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ से एक हम टेंजेंट ड्रान करते हैं, ड्राई टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी टू द सेकेंडरी स्फेरिकल वेव टू मीट इट एट डी। तो डी पर मिलने के लिए हमने क्या है, इसको एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। देखिए इस तरह से ये टेंजेंट बन जाता है इसका। क्लियर है पॉइंट। एज सी एंड डी आर इन द सेम फेस, हमें पता है सी और डी है जो वो दोनों ही सेम फेस में है, ठीक है ना। सी एंड डी क्या है, सेम फेस में है। एट टेंजेंट सी डी रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। अब थोड़ा मैथमेटिकली समझ लीजिए, अगर हम रे डायग्राम की बात करते हैं, पी ए डैश एन, एंगल पी ए डैश एन नोट कर लीजिए, एंगल पी हमारे पास पी ए डैश और एन, ये बड़ा जो एंगल है, यानी कि एंगल आई होगा ना, ये जो ये एंगल है वो किसके बराबर है, बी सी एन डैश, बी सी एन डैश, ये बी हो गया हमारे पास और ये सी होगा, ये एन डैश। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इंसिडेंट एंगल है, दोनों क्या हो गए, ये इक्वल हो जाएंगे और वो किसके बराबर होंगे, आई। क्लियर, यहाँ तक समझ लीजिए। फिर आगे हमने ये पूरा सोलू किया है, एक बार हम फिगर को देख लेते हैं। तो अब दूसरा ये एंगल हमारे पास दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, जो हमारे पास एंगल बी डैश सी ए है हमारे पास, नोट कर लीजिए बी डैश, ये बी डैश हो गया हमारे पास और उसके बाद सी, ठीक है ना। तो यहाँ बी, ये इसके बाद सी और इसके बाद ए कहाँ जा रहा है हमारे पास, इधर से जाता है, ठीक है ना। तो वो एंगल क्या बन गया हमारे पास, बी डैश सी और ए डैश, जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला एंगल कितना दिया गया, 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास। तो 90 में से आर माइनस कर देंगे क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा आर है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस आर हो जाएगा हमारे पास। ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है हमारे पास, ठीक है ना। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। तो ये हमारे पास ए डैश बी डैश और सी, ये ट्रायंगल लेते हैं हम, ठीक है ना। और एंगल सी डी ए डैश, एंगल सी डी ए डैश, क्लियर है ना। देखिए ध्यान से, एंगल सी यहाँ से आ गया, सी के बाद क्या ले रहा है ये, डी, सी के बाद डी, सी डी और फिर ए डैश, ये इनकी ये बड़ा एंगल हो गया। ये दो एंगल बनते हैं, मतलब दो ट्रायंगल हो गए ना हमारे पास। इन जब दोनों ट्रायंगल की हम बात करते हैं, द एंगल बिटवीन द प्लेन वेव फ्रंट एंड द वेव नॉर्मल इज कितना है, 90 डिग्री है हमारे पास। इसलिए एंगल ए डैश बी डैश सी, एंगल ए डैश बी डैश सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, इक्वल टू ए डैश एंगल ए डैश कौन सा हमारे पास, ये, और ए डैश डी सी, ये वाला एंगल बन गया। तो ये दोनों एंगल हमारे सेम हो गए और ये कितने डिग्री, कितने के हमारे पास, 90 डिग्री के। हमें यहाँ पर जो है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्विवेलेंट शो करेंगे तो अब जाके हमारी बात बनेगी। अब बी डैश सी और ए डैश डी, बी डैश सी जो हमारे पास बी डैश सी ये हो गया, देखिए बी डैश सी, और ए डैश डी ये वाली जो है, ठीक है, इन दोनों की बात कर रहे हैं। वो किसके बराबर होगी हमारे पास, सी टी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला होगा हमारे पास निकालने के लिए। ए डैश सी क्या हमारे पास कॉमन है, देखिए ध्यान से देखिए, ए डैश सी यानी कि हमारे पास ए डैश सी ये दोनों में कॉमन होगी, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें ना, तो ये दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी। अब इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से, ए डैश बी डैश सी और डी सी डी ए डैश, नोट कर लीजिए, ए डैश बी डैश सी, ए डैश, दोबारा बना देते हैं, ये एंगल ए डैश बी डैश सी, और दूसरा एंगल कौन सा है हमारे पास, दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास वो है हमारे पास डी सी डी ए वाला, समझेगा नहीं। तो ये और ये पॉइंट जब हम लेके चलेंगे तो ये ट्रायंगल क्या हो गया हमारे पास, सेम हो गए दोनों, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ से फिर हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी सी बी डैश ए, एंगल बी डैश सी ए, यानी कि ये वाला हमारे पास जो एंगल है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एंगल डी ए डैश सी, डी
ए डैश और सी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वो दोनों एंगल हमारे पास कितने आइए, 90 माइनस आर आइए, ये हमारे पास हो गया 90 माइनस आर इजिकल टू हमारे पास 90 माइनस आई, ठीक है ना, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में। इसका मतलब आई किसके बराबर हो गया हमारे पास, आर के बराबर हो गया, यानी दस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब तो आपके सामने बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि हमने जो है पूरे इस फिगर को आपको समझा दिया, तो बिल्कुल आसान। अब हमने इसको आपके लिए सोलो भी कर दिया, आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। एक्स वाई क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, डी सी रिफ्लेक्टेड वेव, रे पी ए एंड क्यू बी इंसिडेंट रेज, रे ए डैश, जो हमने अभी पॉइंट लिए हैं उनको बिल्कुल इसी तरीके से हमने कर दिया। तो आप वीडियो पॉज करके थ्योरी को और आसानी से देख सकते हैं। सो सेम वही हम कंसिडर ए प्लेन वेव फ्रंट बाउंडेड बाय ए पैरेलल एज पी ए एंड क्यू बी, जैसे हमने बात की थी, इसको हमने लिखा है सेम भी, एक एक्स वाई प्लेन लेंगे और ये रे इंसिडेंट होगी, ये दूसरी रे इंसिडेंट होगी, आपने इसी तरह से लिखना, और ये रिफ्लेक्टेड होकर यहाँ चली जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होकर ये चली जाएगी। और फिर हमें ये दो ट्रायंगल लेने हैं, और दोनों ट्रायंगल को हमने, एक तो ये ट्रायंगल लेना है, दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट हमने शो करना है। तो जैसे ये कन्ग्रुएंट शो हो जाएंगे, तो यानी कि हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम बोलते हैं जिसको, हाइपोटेन्यूस थ्योरम साइड से इन दोनों को कन्ग्रुएंट कर देंगे, और जब ये दोनों ही कन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ये हमने इसमें थ्योरी सेम टू सेम लिखी है, जैसे हमने फिगर को किया था वैसे ही इसको लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से, यदि एग्जाम में आता तो पूरे का पूरा आप इस तरह से लिखेंगे, सेम जैसे इसमें लिखा गया हमने इसको वैसे ही आपको करवा दिया है। तो इसमें वही हमारा वो आ गया, ड्रा ए टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट सी टू द सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट टू मीट इट एट डी, सी एंड डी आर इन द सेम फेस, टेंजेंट सी डी रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। आप जो है पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम एक बार बना लीजिए, फिर आपको बिल्कुल समझ में आता जाएगा। तो फिर वही हमने रे डायग्राम लिया, तो ये हमने जो है प्रूव किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 माइनस आई आया हमारे पास। इसके बाद दूसरी हमने जब ट्रायंगल ली तो वो हमारे पास 90 माइनस आर आ गया। अब ये दोनों इक्वल हैं हमारे पास, जब हाइपोटेन्यूस से थ्योरम लगाते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये देखिए हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। हमने कंग्रुएंट शो कर दी दोनों, और कंग्रुएंट होने के बाद ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब आई इज इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, दस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यूज करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमेना। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में लिया गया है। अब इसमें भी हमारे पास 3 पॉइंट बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम क्या यूज करेंगे, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। दिस लॉ जो यानी कि हमारे पास ये स्नेल लॉ का यूज हम यहाँ पे करेंगे। दूसरा पॉइंट हम यहाँ क्या यूज करेंगे, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट, जो हमने पहले पढ़े। दूसरा ये यूज करेंगे। तीसरा, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। तीसरा पॉइंट हम ये यूज करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारे पास ये फिगर है, ठीक है। इस फिगर को हमने जो है थ्योरी के रूप में भी लिया गया, तो ये आप इस तरह से करेंगे। एक्स वाई क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पी क्यू ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, डी सी और एस आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पी ए। तो ये इस तरह से पहले सारे का सारा जूम करेंगे, और ये जैसे ही ये फिगर बनाया है सेम टू सेम हमने इसको थ्योरी में लिया गया है। तो इस तरह से आप बाद में इसको देख सकते हैं कंप्लीट को। तो पहले हम आपको फिगर की ओर ले चलते हैं, फिगर में क्या क्या अज्यूम किया है हमने, ये देखिए हम फिगर पे चल देते हैं। तो फिगर क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक्स वाई क्या है हमारे पास, एक रिफ्रैक्टिंग सर, वहाँ पे हमारे पास था रिफ्लेक्टिंग। अब ये एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सर, अब हमारे पास दो मीडियम हो गए। ये मीडियम 1 है जिसको हम μ1 बोलते हैं, और दूसरा ये मीडियम μ2 है। दो मीडियम हो गए, उसमें मीडियम हमारे पास एक ही था, ठीक है। इसमें मेन डिफरेंस यही है, मीडियम 2 रहेंगे हमारे पास, मीडियम 1 और मीडियम 2। तो जब मीडियम चेंज होगा तो रे ऑफ लाइट बेंड होती है टुवर्ड दी नॉर्मल्स या अवे दी नॉर्मल, तो वो एज पर कंडीशन होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास।
एक्स वाई क्या हो गया हमारे पास, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ठीक है। और पी क्यू और ए बी है जो हमारे पास, ये पी क्यू, ठीक है ना, ये पी क्यू और ए बी, ये हमारे पास वेव फ्रंट हो गए, ठीक है। उसमें हमारे वेव फ्रंट जो है, अब यहीं पे वेव फ्रंट बन रहा है हमारे पास, ठीक है ना। उसमें क्या था, रिफ्लेक्शन के बाद वेव फ्रंट बना हुआ था। और डी सी और एस आर क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब ये डी सी हमारे पास ये एक नीचे हो गया, इसी का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारे पास क्या देख तो डी सी बन रहा है और एक बन रहा है हमारे पास एस आर, ये दो हो गए हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और रे पी ए और रे क्यू बी इंसिडेंट रेज, यानी कि जो एक तो रे ये हमारे पास ये है और एक रे दोनों रे पैरेलल है और ये क्या है, इंसिडेंट रेज है हमारे पास, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लेते हैं रे ए डैश डी है हमारे पास, जो ये ए डैश हो गया हमारे पास और डी, ठीक है। दूसरी हमारी ए डैश डी गई है यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ए डैश डी एंड द रे सी आर, यानी कि ये रे सी होगी और नीचे जो आपके पास ये आर दिख रही है, नीचे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो ये जो रे है हमारे पास, ये दोनों रे होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे होगी। आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये भी हमारे पास आई हो गया। और आर क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला, और दूसरा इधर से दो हो गए हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे जो नॉर्मल रहेगा वो रहेगा हमारे पास एन डैश, हमारे पास क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। यानी कि अभी देख लेते हैं, ये हमारे पास एन दिख रहा है आपको, ये देखिए ये, यानी कि ये वाली जो लाइन है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब मान लेते हैं, अब इसकी थ्योरी आप कैसे लिखेंगे, देखिए वैसे हमने थ्योरी कंप्लीट लिखी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी थ्योरी को हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे, फिगर के जरिए समझाएंगे इसमें हमने क्या क्या लिखा है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और आपका जो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए पूरे का पूरा हम फिगर के माध्यम से आपको समझा देते हैं, क्योंकि एक बार आपको फिगर समझ में आ गया तो लगभग आपको क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब हम कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट बाउंडेड बाय ए पैरेलल, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे पास। तो कंसीडर ए वेव फ्रंट बाउंडेड बाय ए पैरेलल रे पी ए, एक ये वेव फ्रंट हो गया हमारे पास, एक तो ये है और एक ये, दो वेव फ्रंट हो गए ना। तो ये पैरेलल रेज होगी हमारे पास, दो पैरेलल रेज हैं पी ए और क्यू बी, ट्रैवलिंग थ्रू ए रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स μ1, ये रेयर मीडियम हो गया और ये फिर हमारे पास दूसरा मीडियम हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है वेव ट्रैवल कर रही है ऑब्लिक्वली इंसिडेंस ऑन ए प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई पर, ये इंसिडेंट होती हैं एट एन इंस्टेंट व्हेन द प्लेन वेव फ्रंट ए बी, जो प्लेन ए वेव फ्रंट है हमारे पास ए बी जस्ट टच इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ए डैश। तो जब ये यहाँ पर टच करता है ए डैश पर, द पॉइंट ए बिकम द सेकेंडरी सोर्स टू सेंड आउट द सेकेंडरी वेवलेट इन द सेकेंड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो ये इसका सोर्स बन जाएगा। एज द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस ए फर्दर लेट टी बी द टाइम, सेम वही मान लेंगे। मान लो हमारे पास टी बी द टाइम रिक्वायर्ड बाई एंड बी, जो हमारा एंड बी है, ये दूसरा एंड हो गया और वो बी डैश भी हो जाएगा, हमारे पास दो एंड हो जाएंगे ना। तो यहाँ से यहाँ तक जब लाइट जाती है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हम मान लेते हैं बी रिक्वायर्ड द वेव फ्रंट टू रीच द बी एट सरफेस इफ़ द C1 ले लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी, उसमें हमने C ली थी। अगर हम C1 इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द एयर देन बी डैश सी, तो देखिए अब हमारे पास जो बी डैश सी है ना, बी डैश सी, ये जब हम इसकी बात कर रहे हैं ये बी डैश सी, तो ये जो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, यानी कि वही वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम होता है और वो क्या हो जाएगा C1t हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा C1t आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेट फ्रॉम ए डैश स्प्रेड ओवर ए हेमिस्फीयर इन द सेकेंड मीडियम, लेट C2 बी द स्पीड ऑफ द लाइट इन द सेकेंड मीडियम। देखिए पिछले में हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने C ली थी, ठीक है ना, लेकिन अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या रहेगी, दो बन जाएंगे हमारे पास। अब रहेगी C2 मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो टाइम क्या है t, तो फिर हमारे पास क्या हो गया C2t आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, ये a डैश डी आ जाएगा हमारे पास, a डैश डी जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो हमने एक तो ये निकाल लिया और एक ये निकाल लिया, ये C1t आ जाएगा और ये C2t आ गया हमारे पास, ठीक है।
अब मान लेते हैं हमारे पास एक नॉर्मल है, कौन सा, जो हमने एन डैश लिया, नॉर्मल टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ए डैश पर, ये नॉर्मल है हमारे पास। ये देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया, एक नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से यदि हम डायग्राम देखते हैं, ध्यान से देखिए, डायग्राम में बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम क्या कहता है, एंगल ए डैश एन, एंगल ए डैश एन, यानी कि ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है। ये एंगल क्या है हमारे पास, आई, ठीक है ना, और प्लस एंगल एन ए डैश बी डैश, एन हमारे पास वही है, एन ए डैश बी डैश, ठीक है ना, एन ए डैश बी डैश, ये वाला एंगल जो, ये वाला, ठीक है, ये दोनों एंगल। देखिए टोटल एंगल कितना, ये 90 डिग्री का बनता है हमारे पास। टोटल एंगल कितना, ये 90 डिग्री का बनता है हमारे पास। तो ये एंगल और ये एंगल दोबारा नोट कर लीजिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों टोटल कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए। एक कंडीशन हमारे पास ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, एन ए डैश बी डैश, एन वही ऊपर से ए डैश बी डैश, फिर दोबारा वही आ गया, तो एन डैश ए डैश बी डैश, यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी, यानी कि जो इस साइड गया है हमारे पास, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए दोबारा, पहले तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। ये दो पॉइंट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब दोनों इक्वेशन का यदि हम यूज करें, तो इन दोनों इक्वेशन का यूज जब हम करेंगे तो फिर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए, चल लेते हैं हम वहाँ पर सीधा, ये पॉइंट हमारा आ गया था यहाँ तक, ये यहाँ पे आ गए थे हम, देखिए ये देखिए, ठीक है। ये दो पॉइंट हमारे पास हो गए, ठीक है। एंगल मतलब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास ए एंगल ए डैश सॉरी ए डैश एन प्लस एंगल, दोनों को हम सम कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों का सम कर रहे हैं अभी 1 और 2 से, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 90। दोनों एंगल जब इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो दोनों बराबर करने से फिर हमारे पास क्या आ गया, ये किसके बराबर आता है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। अब एंगल एन ए डैश डी और प्लस एंगल डी ए डैश सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। और इसी प्रकार एंगल डी ए डैश सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है। तो पहले फिगर पे चलते हैं हम, कैसे बनता है ध्यान से देखेंगे। देखिए ये हमारे पास हो गया फिगर, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हमारे पास जो एन डैश है पहले हमारे पास, ठीक है ना, एन डैश ए डैश डी, एन डैश यानी कि नीचे से बात करें, एन डैश ए डैश, ठीक है ना, एन डैश ए डैश, और नेक्स्ट में फिर पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, डी, ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल डी डैश सॉरी डी ए डैश सी, ये डी, ठीक है ना, ए डैश और सी, ये वाला एंगल, ये टोटल कितने का आ गया, वही 90 डिग्री का आ गया ना। क्लियर है पॉइंट, ये इक्वेशन नंबर 3 लेके चलेंगे हम, ठीक है। इसके बाद एंगल डी ए डैश सी, वही सेम डी ए डैश सी, तो दोबारा देखिए एंगल डी ए डैश सी, यानी कि ये एंगल प्लस ए डैश सी डी, ए डैश यानी कि ये वाला एंगल ए डैश सी, ठीक है, और डी, ये वाला एंगल, ये टोटल कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस इक्वेशन को लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 लेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर 4 बनी हमारे पास, ये आ जाती है, देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4, ये इक्वेशन हमारी ये बन जाती है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों जब हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी, तो इसलिए दोनों को बराबर रख दिया, ठीक है ना। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास दोनों साइड है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये और ये बच गया हमारे पास। क्लियर है ना पॉइंट। और ये दोनों किसके बराबर हैं, आर के बराबर हैं, ये किसके बराबर है, हमारे पास आर के बराबर हैं। यदि आप फिगर में देखना चाहो तो देख सकते हैं। तो ये हो गया, इसका मतलब द एंगल बिटवीन दी प्लेन वेव फ्रंट एंड वेव फ्रंट कितना 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए डैश बी डैश सी और ए डैश सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ पे फिगर में ही चलते हैं, आपको तभी समझ में आएगा।
ये है फिगर हमारे पास, ठीक है। फिगर में क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, यानी कि जो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, साइन आई किसके बराबर आएगा, साइन आई, देखिए वही बी डैश सी, नोट कर लीजिए ध्यान से, बी डैश सी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है ना। और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ए डैश सी डी, ए डैश सी डी, यानी कि ये ए डैश सी और डी, ये नीचे वाला जो एंगल है, इसमें साइन आर लेंगे हम, साइन आर किसके बराबर आएगा, ए डैश डी, वही साइन थ्योरम लाएंगे ना, ए डैश डी डिवाइड बाई ए सी, ए डैश डी डिवाइड बाई ए सी, तब हमारे पास ये बन गया। क्लियर है पॉइंट। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखेंगे। तो फिगर में, फिगर आप कैसे होंगे, आप वहीं पर चलते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा था, यहाँ पे आ गए थे हम, ये पॉइंट हमने अभी किया है, ठीक है, ये पॉइंट हमने कर लिया। अब दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, तो डिवाइड करने बी डैश सी डिवाइड बाई ए डैश सी, ए डैश डी डिवाइड बाई ए डैश सी, तो ये आ गया हमारे पास। अब बी डैश सी हमने क्या माना था, C1t वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू टाइम, और ए डी क्या माना था, C2 इंटू टी, यानी कि C1 बाई C2 आ गया। लेकिन साइन आई बाई साइन आर वो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी कि एन के बराबर होता है। इसका मतलब एन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्नेल्स लॉ इज प्रूव्ड, यही स्नेल लॉ कहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम। From the diagram it can be seen that the incident rays and the refracted rays lies on the opposite side of the normal at the point of incident. Similarly, the incident ray, refracted rays and the normal at the point of incident lie in the same plane of the paper. Hence, law of refraction is proved. Thus, phenomena of refraction is explained on the basis of Huygens wave theory. ठीक है, from an optically denser medium n1, n किससे ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा, वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये था हमारे पास आज का मुख्य टॉपिक जो आपके लिए हमने किया। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको जो है पूरी थ्योरी को देख सकते हैं, हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो ये एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा पी क्यू, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा नॉर्मल। तो कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट, आप इस तरह से थ्योरी को इसमें से देखकर वीडियो को पॉज करके पूरी की पूरी थ्योरी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास सेम जो पॉइंट हमने कवर किए थे, ये बी सी डैश C1t लिया था, इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आया था ए डैश वाला, तो ये हमने C2t लिया था वेलोसिटी ऑफ लाइट से। फिर डायग्राम में हमने टेंजेंट ड्रा किया हमने, ठीक है ना, पॉइंट जो है टेंजेंट ड्रा करने के बाद वेवलेट बनाया था। फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया था नॉर्मल एन लिया, एन डैश। फिर हमने दो ट्रायंगल लेके एक तो इक्वेशन ये बनाई, इसके बाद दूसरी इक्वेशन हमने ये ली थी, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशन को फिर इक्वेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने तीसरी और चौथी इक्वेशन बनाई, फिर दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, आर के बराबर आ जाएगा एंगल बिटवीन द प्लेन वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल कितना का 90 डिग्री। फिर हम लगा दिया यहाँ पे स्नेल्स लॉ दोनों ट्रायंगल में, ए इसमें और इसमें। तो इसके बाद लाने के बाद दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ से C1 डिवाइड बाई C2, और ये बन गया हमारे पास स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, विच इज द स्नेल्स लॉ, और वी हैव प्रूव इट मैथमेटिकली और आल्सो बाय द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। तो दिस इज आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक देते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।